वेलकम टू आईएएस टीचर जोन। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्रों का डिटेल डिस्कशन। दोस्तों, तो हम लोग जो है सबसे पहले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों का डिटेल डिस्कशन करेंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैं पॉलिटी का शुरू करने जा रहा हूँ, तो पॉलिटी 2013 से लेकर के 2023 तक के सारे प्रश्न पत्रों को 2022 तक के सारे प्रश्न पत्रों को हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसके साथ सेकेंड हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, चाहे वो विजन आईएएस का हो, चाहे वह दृष्टि आईएएस का हो, चाहे वह ओनली आईएएस का हो, जितने भी प्रश्न पत्र होंगे पॉलिटी का, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हम लोग जो है सारे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, सारे टेस्ट सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे 2013 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए पॉलिटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग पॉलिटी का डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, वह है यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। बी में दिया गया है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। सी में दिया गया है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। और डी में दिया गया है, राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इस प्रकार यदि हम इसके सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सबसे सत्य ऑप्शन होगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा जो है राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो चलिए हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। धन विधेयक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात इसे राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित जो है नहीं कर सकती है, यह केवल सिफारिश कर सकती है। लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार भी इसको कर सकती है। 14 दिन के भीतर राज्यसभा को स्वीकृति देना जो है वह आवश्यक है, अन्यथा विधेयक पारित समझा जाता है। यह धन विधेयक के संदर्भ में होता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय जो है वह अंतिम होता है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। धन विधेयक जिसमें सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित है या होगा, तो उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, ये सब जो जितने पॉइंट दिए गए हैं यह जो है वह धन विधेयक में शामिल होते हैं। भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन को जमा करना या उसमें से धन की निकासी करना, ये सब सारे क्या है, धन विधेयक से संबंधित है। सीएफआई से धन का विनियोग, सीएफआई पर भारित किसी भी व्यय की घोषणा या ऐसे किसी व्यक्ति की राशि में वृद्धि करना, भारत की संचित निधि या लोक लेखा से धन प्राप्त करना या उसकी रक्षा करना, अथवा संघ एवं राज्यों के लेखा परीक्षण से संबंधित विषय धन विधेयक में शामिल होंगे। यानी इतने जो पॉइंट दिए गए हैं यह धन विधेयक के पॉइंट हैं, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। चलिए आगे नोट में कुछ दिया गया है। तो नोट में है कि सभी धन विधेयक जो हैं वह वित्तीय विधेयक होते हैं। सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। आप इसे एकदम नोट से एकदम इसे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है यूपीएससी बार बार पूछ देती है कि सभी जो है वित्तीय विधेयक धन विधेयक है, फिर दे देगा सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक है। तो याद रखेंगे सभी धन विधेयक जो हैं वित्तीय विधेयक हैं, लेकिन सारे वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अगला नोट में दिया गया है, अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक और अनुच्छेद 117 के तहत वित्तीय विधेयक हैं। इसका वर्णन किया गया है। ऐसे बिल हैं जिसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक से संबंधित जो भी संशोधन होगा उससे पहले राष्ट्रपति से अनुशंसा लेना आवश्यक है। चलिए, इसके अलावा राष्ट्रपति से अनुशंसा और किस संदर्भ में लिया जाता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य से
क्षेत्र को अलग करके किसी राज्य के नाम, सीमाओं, क्षेत्रों में बदलने या एक नया राज्य बनाने की मांग करते हैं के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम लोग ने पहले प्रश्न को डिटेल डिस्कशन देख लिया है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए में दिया गया है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक समय में या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यह कथन जो है यह गलत है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यह भी कथन गलत है। तीसरा में दिया गया है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी अभिक्रिया अधिकथित नहीं है। तो यह कथन सत्य है। फिर अगला दिया गया है, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। तो यह भी गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 जो है राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है। उसकी नियुक्ति जहां राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है, अर्थात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसको हटाने की सुनिश्चित प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। कथन ए जो है गलत है, क्योंकि भारत में एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार किया गया है। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका वर्णन आर्टिकल 239A में किया गया है। ध्यान रहे, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन राष्ट्रपति के एजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख होता है। यानी कथन बी जो है वह भी गलत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका वर्णन आर्टिकल 217 में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ने दूसरे प्रश्न का भी डिटेल डिस्कशन देख लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पूरा स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। यानी यह कथन गलत है। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो यानी यह भी कथन गलत है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 ना ही 2 सही है। चलिए आगे हम इसके डिटेल डिस्कशन की बात करते हैं। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के भाग 20 यानी अनुच्छेद 268 में रखी गई है। इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार लिया गया है। कथन 1 जो है गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में संशोधन विधेयक किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाएगा। इस प्रकार कथन 1 जो है वह गलत था। आगे देखें, विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने बताया है पहले ही कि राष्ट्रपति की अनुशंसा है वो सबसे पहले कहाँ ले आ जाता है, तो धन विधेयक, वित्तीय विधेयक से संबंधित और आर्टिकल 3 से संबंधित जो भी हैं, राज्य के नाम परिवर्तन, इस सब में संबंधित जो भी है, उससे पहले राष्ट्रपति का आज्ञा लिया जाता है। चलिए ध्यान रहे, राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार नहीं है, यह केवल राज्यसभा एवं लोकसभा को है। आगे देखिए, कथन 2 भी गलत है, क्योंकि संघीय चरित्र में परिवर्तन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन संसद के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करने के पश्चात केवल आधे राज्यों की विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से पारित करने से ही संविधान संशोधन हो जाता है। ध्यान रहे, यहाँ कोई समय सीमा नहीं है जिसके भीतर राज्यों को बिल पर अपनी सहमति देनी चाहिए, जैसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक में होता है। चलिए नोट में देखते हैं। तो ध्यान रहे, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में राज्यसभा तथा लोकसभा के मध्य सहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसे आप एकदम याद रखेंगे।
फिर देखिए अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है और संविधान में अधिनियम के तहत इसका समावेशन कर लिया जाएगा, जो कि 24वें संविधान संशोधन 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना जो है अनिवार्य कर दिया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान न्यायवादी जो है, इससे संबंधित कौन से कथन जो है वह सत्य है, यह पूछ रहा है आपसे। तो इसमें पहला जो दिया गया है वह दिया गया कथन, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी यह जो कथन है यह क्या है, यह सत्य है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, यह क्या है, यह कथन जो है यह भी कथन सत्य है। लोकसभा में बोल सकता है, जब वह लोकसभा में बैठेगा तो बोल भी सकता है, तो यानी यह भी कथन सत्य है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, यह कथन गलत है। वह जो है बोल सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। तो भारत का महान न्यायवादी, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब हम इसके योग्यता की बात करें तो योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु आवश्यक है, जैसे भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 5 वर्षों का अनुभव, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। चलिए तो इसके पहले देखिए, महान न्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में वह भाग ले सकता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, लोकसभा के किसी लोकसभा के किसी समिति का वह सदस्य हो सकता है, ठीक है। लोकसभा में अपनी बात भी वह रख सकता है, लेकिन ध्यान रहे संसद का मतदान या अधिकार महान न्यायवादी को नहीं होता, क्योंकि मताधिकार चुने हुए सदस्य ही प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। फिर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है, महान न्यायवादी भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। चलिए तो इस प्रकार यह हमारा जो चौथा प्रश्न था वह भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निकाय या किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो इसमें कथन दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का, क्षेत्रीय परिषदों का। तो इसमें आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए राष्ट्रपति विकास परिषद जो है यह संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, योजना आयोग का भी संविधान में उल्लेख नहीं है, क्षेत्रीय परिषदों का भी उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद जो है एक वैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय, क्योंकि इन्हें 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। इस अधिनियम के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी का गठन किया गया है। इनके अतिरिक्त 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के माध्यम से एक उत्तर पूर्वी परिषद का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संवैधानिक निकाय नहीं है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा की गई थी। योजना आयोग के स्थान पर 2015 में नीति आयोग की स्थापना एक कार्यपालिका संकल्प यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार हम लोग ने 5वें प्रश्न को जो है डिटेल डिस्कशन देखा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी से हमें जो है मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। चलिए अब हम इसके ऑप्शन के देखते हैं। तो सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा बिना किसी राज्यों के सहमति से। चलिए अब हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं।
तो बिना किसी राज्य की सहमति से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय को लागू करने या अमल के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति उसके पास है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट विषय की शक्तियां संघ सरकार के अधीन है। अनुच्छेद 253 के तहत विधि बनाते समय राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 249 में क्या कहता है कि संसद राज्य सूची में वस्तुओं पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है कि संसद के लिए राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी वस्तु पर राष्ट्रहित में कानून बनाना आवश्यक हो गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो संघ और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने में राज्यसभा के महत्व को बताती है। राज्यसभा द्वारा पारित ऐसे संकल्प केवल 1 वर्ष के लिए वैध होता है, यह भी आप याद रखेंगे, केवल 1 वर्ष के लिए वह वैध होता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में उपरोक्त संकल्प पारित किया गया था, यदि 1 वर्ष के बाद भी वही स्थिति बनी रहती है तो उसी प्रकार से के संकल्प को उसी विशेष बहुमत से फिर से पारित करने की आवश्यकता होती है। अब अनुच्छेद 252 में कहता है कि अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधायिकाएं इस आशय का प्रस्ताव जो है पारित करती है कि राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले को विनियमित करने के लिए एक संसदीय कानून होना वांछनीय है, तो यह संसद के लिए इस तरह के मामलों के नियमन पर कानून बनाना वैध है। अनुच्छेद 250 के अनुसार संसद को किसी भी वस्तु पर कानून बनाने का अधिकार है जो पूरे भारत या भारत के हिस्से के लिए राज्य सूची में शामिल है, जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू है। राज्य सूची की मदों पर संसद द्वारा पारित ऐसा कानून आपातकाल की अवधि और उस अवधि के 6 महीने तक लागू रहेगा। अनुच्छेद 251 कहता है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए कानून के किसी प्रावधान से असंगत है तो संसद द्वारा पारित कानून प्रभावी होगा। दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने छठे प्रश्न को भी डिस्कशन कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न है, याद रहे कि यह जो प्रश्न पूछा गया है यह यूपीएससी 2013 का पॉलिटी का प्रश्न है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग सारे सब्जेक्ट को इसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि यह जो प्रश्न है वह 2013 का पॉलिटी का प्रश्न है, यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो ए में दिया गया है स्वशासन प्रदान करना, यह जो है उसका जो है उद्देश्य है। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, यह भी उसका उद्देश्य है। और जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, यह उसका उद्देश्य नहीं है। और जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, यह उसका उद्देश्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 यानी भूरिया समिति की सिफारिश के बाद अस्तित्व में आया। 73वें संविधान संशोधन से ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन लागू किया गया था, लेकिन अनुच्छेद 243M के तहत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में वह लागू नहीं था। अब आगे हम देखते हैं। तो पेशा 96 ग्राम सभा को पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है, जैसे स्वशासन, भूमि अधिग्रहण, पारंपरिक अधिकार, लघु वन उत्पादों पर स्वामित्व, स्थानीय विवादों का समाधान इत्यादि। पेशा 1996 जनजातीय लोगों को विभिन्न स्तरों पर शोषण से बचाने हेतु एक आवरण का कार्य करता है। पेशा 1996 स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण नहीं करता है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को
प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो चलिए हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो राज्य वन विभाग, यह नहीं होगा। जिला कलेक्टर या उपायुक्त, यह भी गलत है। तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, मंडल राजस्व अधिकारी, यह भी कथन गलत है। ग्राम सभा, यह कथन जो है वह सत्य है। चलिए हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006 ग्राम सभा को, याद रखेंगे, ग्राम सभा को व्यक्तिगत सामुदायिक अधिकारों की सीमा व प्राकृतिक निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्राधिकारी होगा। इससे असंतुष्ट व्यक्ति उपखंड स्तर पर याचिका दे सकेगा। उपखंड स्तर पर असंतुष्ट व्यक्ति जिला स्तर की समितियों को याचिका जो है देगा। FRA 2006 संविधान की 5वीं तथा 6ठी अनुसूची के अधिदेश का विस्तार करता है। यह एक्ट वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे, खेती का अधिकार 4 हेक्टेयर का पहचानता है। कौन दावा करता है जो 13 दिसंबर 2005 तक यानी 75 वर्ष कम से कम 3 पीढ़ियों से मुख्य आजीविका की जरूरतों हेतु वन भूमि में निवास करता है? नोडल मंत्रालय जनजातीय कल्याण मंत्रालय। तो यह जो प्रश्न है यह नोडल मंत्रालय UPSC ने 2021 में जो प्रश्न जो है इससे पूछा था, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, उद्देश्य और मूल अधिकार, तो यह गलत है। उद्देश्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। तो उद्देश्य का जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपबंध करता है। आगे जो पॉइंट दिया गया है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP अनुच्छेद 36 से 51 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आर्थिक न्याय प्रदान करने का उपबंध करता है। जैसे अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, सार्वजनिक सहायता, अनुच्छेद 42 मातृत्व अवकाश, अनुच्छेद 43 कर्मचारियों का निर्वाह इत्यादि। मूल अधिकारों का उद्देश्य जो है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, वही सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना DPSP का मूल उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? चलिए तो हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे। तो मूल अधिकार, यह तो नहीं होगा। मूल कर्तव्य, यह भी नहीं होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह कथन सत्य है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राजनीतियों और विधियों को लागू करते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगा। ये शासन में मूलभूत तत्व हैं। यही कारण है कि समय समय पर विभिन्न कानूनों के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने हेतु विभिन्न विधि या अधिनियम जैसे निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, अनुच्छेद 42 इत्यादि जैसे अनेकों एक्ट बनाए गए हैं। ध्यान रहे ये शासन पर नैतिक बाध्यता उत्पन्न करते हैं क्योंकि DPSP की प्रकृति वैसे गैर न्यायोचित है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में जो है ये इसमें कौन से कथन सत्य है? चलिए तो हम अब इसके देखते हैं पहले ऑप्शन का। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है वह है लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों को से संगठित होती है, तो यह कथन तो गलत होगा। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करता है, यह सत्य होगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है, यह भी सत्य होगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। तो लोक लेखा समिति का गठन जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से तथा 7 जो हैं राज्यसभा से होते हैं। सदस्यों का चुनाव जो है प्रतिवर्ष संसद के सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। 1967 के पश्चात परंपरा चली आ रही है कि इसका अध्यक्ष जो है विपक्षी दल का होगा।
मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, यह आपको याद रखना है। अब हम इसके लोक लेखा समिति के कार्य की बात करेंगे, तो इसके अब हम कार्य को देखते हैं। यह नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिकी प्रतिवेदनों की जांच करता है, केंद्र सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा की जांच करता है, तो यह इसके काम कार्य हो गए हैं। और अस्थायी समिति के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्राक्कलन समिति के पहले 25 सदस्य थे, लेकिन अब 1956 में यह 30 कर दी गई थी। सभी 30 सदस्य जो हैं लोकसभा से हैं। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। प्रत्येक सदस्य वर्ष के सदस्यों से एकल संक्रमण मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार फिर बने जाते हैं। कोई भी मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, यह भी आपको याद रखना है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है। नियुक्ति अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का जो होता है। आगे हम देख लेते हैं सार्वजनिक उपक्रमों का समिति। कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में इसको स्थापित किया गया था। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति एक प्रकार की वित्तीय समिति है, यह भी याद रखेंगे। यह 22 सदस्यों से बनी है। लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें होते हैं। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अर्थात सार्वजनिक उद्यम समिति के अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों में से चुना जाता है। यूपीएससी ने फिर इसी पर 2014 में प्रश्न जो है पूछा है कि संसदीय समिति जो है कौन सी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। चलिए तो हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे। तो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यह कथन तो सत्य है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, यह भी सत्य है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, यह तो गलत है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और हम इसके अन्य विशेषता की बात करेंगे। तो इसमें नामित राष्ट्रपति तथा वास्तविक कार्यपालिका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं। बहुमत दल का इसमें शासन होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। राजनीतिक एकरूपता होती है। दोहरी सदस्यता होती है। और आगे हम बात करें तो प्रधानमंत्री का इसमें नेतृत्व होता है। निचले सदन का विघटन होता है और इसमें गोपनीयता होती है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है वे अपने पद पर बने रहते हैं, अतः कथन दो जो है सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्यों में से चुने जाते हैं। सदस्य न होने की दशा में 6 महीने के भीतर सदस्य बनना आवश्यक होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष संसदीय व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष मंत्रिमंडल का प्रधान अथवा अध्यक्ष होता है, जैसे अमेरिका में। इसके बारे में यूपीएससी ने 2013, 2015, 2017 और 2020 में भी जो है प्रश्न पूछा है, तो आप इसे देख लेंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको देखना है। तो केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी यह कथन जो है, यह कथन क्या हो जाएगा, यह कथन गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यह तो कथन सत्य होगा। फिर देखिए तीसरा में दिया गया है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यह भी कथन सत्य होगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम इसके डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को परामर्श तथा सहयोग हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। वही अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध करता है। जैसे पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेंगे। दूसरा में दिया गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, न कि संसद के प्रति। तीसरा में दिया गया है, 91वां
संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% यानी पीएम सहित कर दिया गया है। अनुच्छेद 78 प्रावधान करता है कि पीएम का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को प्रशासन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना देगा, यानी कथन 3 भी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, यह कथन जो है यह गलत है। दूसरा है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, तो यह कथन सत्य है। फिर दिया गया है, भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए, तो यह भी कथन जो है यह सत्य है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 जो है वह सत्य हैं। चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो कथन 2 सही है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों की जानकारी देती है। आर्टिकल 248 के अनुसार अवशिष्ट विषयों को केंद्र को सौंपा गया है। कथन 3 भी जो है वह सत्य है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार भाग 9 भारतीय संविधान में जोड़ा गया तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को साकारित करने के लिए पंचायती राज को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजना बनाने हेतु प्रावधान किए गए हैं। 11वें अनुसूची में 29 विषयों को पंचायतों के कानून क्षेत्र में समाहित किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का अंग नहीं है, यह आप याद रखेंगे। प्रश्न 19 का विश्लेषण जो है वह आप देख सकते हैं आगे जो कि आएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो यह कथन जो है वह कथन क्या है, गलत है। फिर दूसरा दिया गया है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, तो यह कथन जो है वह सत्य है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम इसके व्याख्या को देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के संगठन का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, आप याद रखेंगे। लेकिन राज्यसभा के उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से किया जाता है, अतः कथन 1 जो है वह गलत है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान करता है जो एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों यानी संसद के निर्वाचित सदस्य, स्वामिका राज विधायिका के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों जहां विधानमंडल है के निर्वाचित सदस्य जो हैं वह भाग लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं तो अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो कि मनोनीत तथा निर्वाचित होते हैं भाग लेते हैं। अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तथा निर्वाचक मंडल का उल्लेख करता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत प्लस निर्वाचित भाग लेते हैं, अतः कथन 2 जो है वह सत्य है। चलिए तो इस प्रकार हम लोग ने 15वें प्रश्न को कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो यह कथन जो है वह सत्य है। दूसरा दिया गया है, यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है, तो यह भी कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 जो है दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अब हम इसकी डिटेल व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं। तो राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, जिसको कि NALSA नालसा की स्थापना नालसा एक्ट
1987 के तहत निःशुल्क तथा वहनीय विधिक सहायता समाज के कमजोर वर्गों को पहुंचाने के लिए की गई थी, ताकि अनुच्छेद 39A की भावना को पुष्टि किया जा सके। अनुच्छेद 39A क्या है? तो निःशुल्क विधिक सहायता हेतु राज्य को निर्देशित करता है। नालसा देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए सालसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी करता है। इन कार्यक्रमों में लगे एनजीओज को अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है। यह लोक अदालतों के आयोजन को कानूनी जागरूकता, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देता है। भारत के सीजेआई नालसा के संरक्षक इन चीफ होते हैं। याद रखेंगे, नालसा के संरक्षक इन चीफ कौन होते हैं? तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। यूपीएससी ने 2020 में नालसा पर भी फिर से एक बार प्रश्न पूछा था, तो आप इसे देख लेंगे कि कौन कौन मुफ्त विधि सेवा के पात्र हैं। महिलाएं, बच्चे, एससी एसटी सदस्य, औद्योगिक कामगार, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में लोग, मानव तस्करी की शिकायत, सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 2 लाख से कम हो, ट्रांसजेंडर जिनकी आयु 2 लाख से कम हो इत्यादि। ये सब पर जो है यूपीएससी ने 2020 में भी प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, यह सत्य है। फिर अध्यक्ष वित्त आयोग का, यह गलत हो जाएगा। फिर संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, यह भी कथन जो है यह सत्य है, यानी संघीय मंत्रिमंडल भी उसमें शामिल होंगे। फिर राज्यों के मुख्यमंत्री, यह भी उसमें शामिल होंगे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और यदि इसमें आपको कुछ सुझाव देना है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।